एप 94। ये परिवार के बिजनेस जेट पर। सिस्टर सीमा ने अपने बगल में बैठे श्वेता शर्मा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह आदमी अच्छा है। अगर मैंने तुम्हारे पिता से शादी नहीं की होती तो शायद मैं भी उनके प्यार में पड़ जाती। खांसी खांसी। करण शर्मा और श्वेता शर्मा की बढ़ती हुई अजीब निगाहों को महसूस करते हुए सिस्टर सीमा ने 2 बार खांसते हुए विषय बदल दिया और आगे कहा, श्वेता शर्मा, हालांकि यह युवक अच्छा है, अगर तुम सच में उसकी परवाह करते हो तो उसके साथ संबंध तोड़ना ही सबसे अच्छा है। श्वेता शर्मा ने कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिस्टर सीमा ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और रेयांश मेहता के चेहरे को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके दिल की गहराइयों से उभर रहे पहले प्यार को देखने जैसा मोह का एहसास। टोंक शहर, नवरंग प्रांत की राजधानी। टोंक शहर के बाहरी इलाके में 100 एकड़ में फैला एक निजी विला है जिसका नाम लाइंग टाइगर विला है। स्विमिंग पूल, छोटी झीलें, एक फुटबॉल मैदान, छायादार रास्ते, एक पुस्तकालय और लग्जरी कारों से भरा एक पार्किंग क्षेत्र। केंद्र में एक चीनी शैली का विला है जो महल की तरह बना है। ये पूरे नवरंग प्रांत में सबसे शक्तिशाली भूमिगत बॉस जुओ शानहू का निवास है। अशोक वर्मा चाय पी रहा था, कान में ईयरपीस लगाए हुए था और जवाब देता रहा, हाँ मुझे पता है कि क्या करना है। ठीक है, मैं इसका प्रबंध कर दूंगा। फोन रखने के बाद अशोक वर्मा का माथा थकान से भर गया और वह 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ता रहा। अशोक वर्मा ने सांस छोड़ी और खुद से बुदबुदाया, मैं अभी तक वापस नहीं आया हूं और आप चाहते हैं कि मैं कार्रवाई करूं। रेयांश मेहता, उन सभी लोगों में से जिन्हें आप उकसा सकते थे, आपको ड्रैगन हॉल को उकसाना था। ड्रैगन हॉल की पहुंच था है। मैं शुरू में आपसे कोई लेन देन नहीं करना चाहता था। और जो और मैं एक बार मिले थे, उस आदमी में एक नायक जैसा आभामंडल है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत कमजोर थी। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन अफसोस मैं ड्रैगन हॉल से हूं। अगर मैं तुम्हें अपंग नहीं बनाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। अशोक वर्मा ने अपनी उंगलियां चटकाईं। जल्द ही एक गुप्त कोने से कोई व्यक्ति निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, बॉस, क्या आपको मुझसे कुछ करवाना है? अशोक वर्मा ने शांति से कहा, मुंबई के भाइयों से कहो कि वे ऐसा करें। फिर अगर पर्याप्त लोग न हो तो दूसरे शहरों से लोगों को सहायता के लिए बुलाएं। छाया में मौजूद व्यक्ति ने जवाब दिया और चला गया। उनके जाने के बाद दरवाजे के बाहर से कोई अंदर आया और बोला, बॉस, नवरंग प्रांत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष यहाँ दौरे पर आए हैं, उसे अंदर आने दें। कुछ ही देर बाद चश्मा पहने एक 60 वर्षीय व्यक्ति अंदर आया। टाइगर, तुमने मुंबई मेहता परिवार की स्थिति के बारे में सुना है ना? चश्मा पहने आदमी ने खुद को घर जैसा महसूस किया और चाय की मेज के दूसरी तरफ बैठ गया। अशोक वर्मा ने धीरे से गुनगुनाया, बूढ़े सूर्य, क्या ड्रैगन राजा ने तुम्हें भी बुलाया था? हाँ, मुझे ड्रैगन किंग का आदेश मिल चुका है कि रेयांश मेहता के लौटने से पहले उसे दबा दिया जाए, उसके प्रभाव को कमजोर कर दिया जाए और उसे अपंग बनाने की कोशिश की जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, टाइगर, ये हमारे लिए और ऊपर चढ़ने का एक अवसर है। अगर हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तो हमारी पहुंच और भी बढ़ सकती है। जानते हो, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। मैं सिर्फ नवरंग प्रांत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मरने से पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं। अशोक वर्मा ने थके हुए स्वर में कहा, मैं केवल वही करता हूं जो मेरे कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। बूढ़े सन ने कहा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम अभी जवान हो, सिर्फ 40 के पार। अगर तुम इसके लिए संघर्ष नहीं करोगे तो रात को कैसे सो पाओगे? अशोक वर्मा ने कहा, मैं नहीं चाहता। बूढ़े सूर्य ने गुस्से से कहा, ठीक है, फिर हम सब अपना अपना काम करेंगे। बूढ़ा सन नाराज होकर उठ खड़ा हुआ और चाय पिए बिना ही विला से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अशोक वर्मा ने आत्महीनता से कहा, मेरे तो वंशज भी नहीं हैं। ऊपर चढ़ने का क्या फायदा? 100 साल बाद धूल से धूल, राख से राख, यह पारिवारिक संपत्ति अंततः दूसरों के काम आएगी। मैं चुपचाप अपना काम करूंगा। मुंबई और प्रांतीय राजधानी टोंक सिटी तुलनीय सकल घरेलू उत्पाद के साथ नवरंग प्रांत के 2 सबसे विकसित शहर माने जाते हैं। रात में मेहता इंडस्ट्रीज कंपनी के कर्मचारी धीरे धीरे काम छोड़कर चले गए। एक संकट उत्पन्न हो गया। घर लौटते समय कर्मचारियों पर अचानक अजनबियों ने हमला कर दिया, उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा और अस्पताल भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि वे कम से कम आधे महीने तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुंबई के विभिन्न इलाकों में कर्मचारियों पर घात लगाकर हमला किए जाने की ऐसी घटनाएं आम होती जा रही थीं। कुछ लोग कारों की चपेट में आ गए तो कुछ ऊंची जगहों से गिरती वस्तुओं की चपेट में आकर बेहोश हो गए। इसके परिणामस्वरूप अगले दिन यूचेन समूह में बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए और यूचेन समूह को निशाना बनाने वाली अप्रत्याशित घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। उस रात एक कर्मचारी काम के बाद घर लौटा। उन्होंने पाया कि किसी समय 4 या 5 अजनबी लोग उनके घर में घुस आए थे। उन्होंने उसकी पत्नी और बच्चे को बांध दिया, उन्हें चाकुओं से धमकाया और मांग की कि कर्मचारी तुरंत यूचेन समूह से इस्तीफा दे, अन्यथा वे अगले दिन वापस आ जाएंगे और अगली बार उन्हें बांधना इतना आसान नहीं होगा। उनकी पत्नी और बच्चे को संभवतः अंत खोने पड़ेंगे। दबाव में आकर कर्मचारी के पास अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह वह अपना इस्तीफा सौंपने के लिए यूचेन ग्रुप गए। उन्होंने अपना शेष वेतन भी नहीं मांगा और तुरंत अपने साथ अपने काम का सारा सामान भी ले गए। जब इस कर्मचारी ने इस्तीफा दिया तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह इस्तीफा देने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। मानव संसाधन विभाग खचाखच भरा था। सैकड़ों कर्मचारी इस्तीफा देने के इंतजार में थे। धीमी आवाज में बोलते हुए सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कल जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरे बुजुर्ग पिता जमीन पर गिरे हुए थे और उठ नहीं पा रहे थे।
सौभाग्य से उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया और वे ठीक थे। मेरे पिता ने होश में आने के बाद मुझे बताया कि किसी ने मुझे यूचेन समूह से इस्तीफा देने के लिए कहा था, वरना वे वापस आ जाएंगे। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कल देहात से मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरे पिता से बाहर पैसे ऐंठ लिए गए हैं और उन पर काफ़ी पैसा बकाया है। उन्होंने मुझे कंपनी से इस्तीफा देने को कहा और कहा कि वे कर्ज नहीं लेंगे। मेरी बहन को स्कूल में कैंपस में बदमाशी का सामना करना पड़ा और उसे बहुत सताया गया। कल रात वह रोई और मुझे फ़ोन करके कहा कि इस्तीफा दे दो, वरना बाहर के ये सामाजिक तत्व हार नहीं मानेंगे। मेरी हालत तो और भी खराब है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई करने वाला था, लेकिन उसके पिता अचानक पीछे हट गए और जोर देकर कहने लगे कि मैं इस्तीफा दे दूं तभी उनकी बेटी मुझसे शादी करेगी। मैं क्या कर सकता था? मैंने सगाई का तोहफा दे दिया था, शादी के न्योते भेज दिए थे और सभी रिश्तेदारों को बता दिया था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं परिवार में मजाक का पात्र बन जाऊंगा। सभी ने एक दूसरे से बातचीत की और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से किसी ने भी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था। उन सभी को बाहरी लोगों द्वारा धमकाया गया था और मजबूर किया गया था। मानो पूर्व नियोजित हो। अपराधियों की मांगें आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थीं। वे सभी चाहते थे कि कर्मचारी इस्तीफा दे दें। कर्मचारियों को तुरंत अंदाजा हो गया कि समस्या की जड़ यूचेन ग्रुप में है। वे सभी घबरा गए। ऐसा कौन सा विरोधी है जो सभी साधारण कर्मचारियों के बारे में इतनी अच्छी तरह जानता हो, यहाँ तक कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी इतनी बारीकी से जांच कर रहा हो। इस प्रतिद्वंदी को ग्रुप में ऊपर से नीचे तक सबके बारे में पूरी जानकारी थी। सिर्फ एक ही दिन में उन्होंने बिजली की तरह प्रहार किया और सबको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ये वाकई निर्दयी था। यदि यूचेन समूह ने अचानक अपने आधे कर्मचारियों को खो दिया, नहीं, यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों का केवल 1/3 भी, तो कई परियोजनाएं तुरंत रुक जाएंगी और उनका संचालन कठिन हो जाएगा, जिससे भारी नुकसान होगा। हालांकि कर्मचारियों को पता था कि कंपनी को फंसाया जा रहा है और वे गुस्से में थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे गलत फैसला लेने के नतीजे नहीं भुगत सकते थे। अपनी नौकरी की तुलना में उनके परिवारों और उनकी अपनी जान की सुरक्षा निश्चित रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं सचमुच इस्तीफा नहीं देना चाहता। कंपनी के फायदे बहुत अच्छे हैं और मौजूदा चेयरमैन रियांश मेहता भी एक अच्छे इंसान हैं। इतनी अच्छी नौकरी दोबारा मिलना मुश्किल है, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी और बेटी को काली नीली कुर्सियों से बंधी हुई देखता हूं तो मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मानव संसाधन विभाग के बाहर कई कर्मचारी निराश थे। दोषियों ने उन्हें सिर्फ एक दिन का समय दिया था। कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने पर भी विचार किया, लेकिन इतने सारे लोगों को फंसाए जाने पर उन्होंने चतुराई से उस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। दूसरे पक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत की। स्वाभाविक रूप से उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ था और वे पुलिस को बुलाने से नहीं डरते थे। ये रास्ता असंभव था। कई अन्य लोग अभी भी अस्पताल में हैं जिन पर हमला हुआ था। अंततः वे केवल यही आशा कर सकते थे कि समूह का वरिष्ठ प्रबंधन कोई समाधान निकाल ले, अन्यथा अधिक से अधिक लोग इस्तीफा देकर चले जाएंगे। काम पर जाने और जीवन की सुरक्षा की चिंता के कारण कई कर्मचारी, जिन्हें अभी तक कोई खतरा नहीं था, काम छोड़ने पर विचार करने लगे। और मुख्य कंपनी के अलावा कई स्थानों पर ऐसी ही स्थितियां हो रही थीं। मुंबई, यूचेन ग्रुप का वाणिज्यिक स्ट्रीट निर्माण स्थल। अचानक लोहे की छड़ों, फावड़ों और अन्य औजारों से लैस लोगों का एक बड़ा समूह निर्माण स्थल पर आ धमका। उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी, जिससे भारी हंगामा मच गया। रुको सब लोग, अभी रुक जाओ। अगर किसी ने काम करने की हिम्मत की तो मैं उसे पीट कर मार डालूंगा। तुम्हारी यह निर्माण स्थल रोज शोर मचाता है, जिससे यहाँ के निवासियों को बहुत परेशानी होती है। मैं तुम्हारी वजह से ठीक से सो भी नहीं पाता। अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगा। सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। बड़े बड़े ट्रक रोज आगे पीछे दौड़ रहे हैं, जिससे हमें धूल खानी पड़ रही है। हमारे फेफड़े मिट्टी में बदल रहे हैं। और इतना ही नहीं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं। कल मैं काम के बाद अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से घर जा रहा था और गिर पड़ा। धिक्कार है। अगर मैं आज तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट बंद नहीं कर दूंगा तो मैं इंसान नहीं हूँ। इस अचानक दृश्य को देखकर सभी मजदूर अपना काम रोककर भ्रम की स्थिति में एकत्रित हो गए। निर्माण स्थल का नया प्रभारी उपद्रवियों का सामना करते हुए बाहर भागा। अराजक दृश्य देखकर वह गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखें जलने लगीं। तुम लोग कौन हो? यूचेन ग्रुप में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? शोर, भाड़ में जाए शोर। हमारी निर्माण साइट पर रात में काम पूरी तरह बंद रहता है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता। अगर आप पुलिस को बुला भी लें तो भी हमारे पास केस दर्ज है। और यह जमीन आसपास के गांव वालों से खरीदी गई है और बाकायदा अनुबंध भी हो चुका है। तय समय में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किस गांव से हैं? अपना नाम बताए, मैं आपके गांव के मुखिया से बात करूंगा। और वो साला, क्या बकवास कर रहा है तू? कंपनी के ट्रक एक खास रास्ते से आते हैं। ये सड़क तो हमारे ग्रुप ने ही बनाई है, जो शहर के बाहरी इलाके तक का लंबा चक्कर लगाती है, जहां मुश्किल से ही कोई इंसान दिखता है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी नहीं। क्या तू काम तो उपनगरों में करता है और रहता शहर में है? अगर तुम इतने भी बेतुके हो तो भी तुम शॉर्टकट लेने के बजाय शहर में आने के लिए हमारी कंपनी के ट्रकों के साथ लंबा चक्कर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम बीमार हो तो इलाज करवाओ। और तुम कहते हो कि हमारे ट्रकों ने सड़क खराब कर दी। क्या तुम्हारी गाड़ी कोई खिलौना गाड़ी है? हमारी कंपनी इस सड़क का रोजाना रखरखाव करती है। अगर यह टूटती है तो विशेष कर्मचारी इसे ठीक करेंगे और साइन बोर्ड लगा देंगे। क्या तुम अंधे हो?
हरामजादों, तुम तो बस यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। डॉट 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 डॉट। यह नया प्रभारी व्यक्ति पिछले वाले से अलग था, जिसे रेयांश मेहता ने निकाल दिया था। वह बहुत ही उग्र स्वभाव का था और ईमानदार भी, गालियां देने और भिड़ने की हिम्मत रखता था। जैसे ही उसने देखा कि भीड़ निर्माण स्थल की ओर दौड़ रही है, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और उन्हें भगाने के लिए तैयार हो गया। उनके साथ मौजूद कंपनी के कई कर्मचारी तथा निर्माण स्थल के सुरक्षा गार्ड भी लोगों को भगाना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई, लेकिन ये समूह साफ तौर पर तैयार था। जल्द ही और भी लोग वहां पहुंच गए और अपनी जान की परवाह किए बिना निर्माण स्थल के प्रभारी व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। प्रवासी मजदूरों ने बस दूर से देखने की हिम्मत की, पास जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे यूचेन ग्रुप के आधिकारिक कर्मचारी नहीं थे, उन्हें किसी ठेकेदार ने काम पर रखा था। इस निर्माण स्थल का काम पूरा करने के बाद वे अगले निर्माण स्थल पर चले जाएंगे, इसलिए चोटिल होने का कोई फायदा नहीं था। स्थिति एक तरफा थी। कुछ ही देर में निर्माण स्थल पर मौजूद प्रभारी व्यक्ति चोटिल हो गया, सूज गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह बस असहाय होकर देख रहा था कि निर्माण स्थल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कई मशीनें नष्ट कर दी गईं, क्रेनें तोड़ दी गईं, अधूरी इमारतों के बाहरी बांस के मचान गिरा दिए गए और नए खरीदे गए घास के मैदान और हरे भरे पौधे तोड़ दिए गए। स्थिति को देखते हुए कमर्शियल स्ट्रीट निर्माण स्थल की मरम्मत के लिए निश्चित रूप से कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ेगा। जब समूह ने अपनी भड़ास निकाल ली और चला गया, तो नए प्रभारी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। उसने रोते हुए नैना सिंह को फोन किया और उसे घटना की पूरी जानकारी दी। डॉट 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 डॉट। ब्लू माउंटेन विला अध्ययन कक्ष। रेयांश मेहता वर्तमान में नवीनतम मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस डेटा संकलित कर रहे थे, जो प्रयोगशाला के लिए अगली शोध दिशा थी। उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं को पर्याप्त रूप से वफादार और उपयुक्त लोगों को सिखाने की योजना बनाई, जिससे वे अधिक तेजी से सिद्धांत को व्यवहार में ला सकें और अनुसंधान और विकास शुरू कर सकें। इस समय नैना सिंह दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर लेकर बिना दरवाजा खटखटाए ही अंदर आ गई। नैना सिंह की सांस फूल गई और उसने चिंतित होकर कहा, युवा मास्टर, कुछ हुआ है? रेयांश मेहता ने उसे सुना ही नहीं, उसकी चेतना पूरी तरह से कंप्यूटर पर मौजूद दस्तावेज पर केंद्रित थी। नैना सिंह के 3 बार दोहराए जाने के बाद ही वह अपनी कार्यस्थिति से बाहर आया। क्या हुआ? रेयांश मेहता ने अपनी टाइपिंग वाली उंगलियां तेजी से हिलाईं और भौहें चढ़ाकर नैना सिंह की ओर देखा। उन्होंने गुस्से से कहा, कोई हमारे समूह को निशाना बना रहा है। आज सैकड़ों कर्मचारियों ने अचानक बीमार होने की सूचना दी और कहा कि उन पर अजनबियों ने हमला किया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा था और वे झूठ नहीं बोल रहे थे। वे सभी अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं और अभी भी आईसीयू में हैं। ये बहुत घृणित है। पृथ्वी पर ऐसा कौन करेगा? ये तो सरासर आतंकवाद है। रेयांश मेहता ने अपनी मेज पर रखी गर्म चाय नैना सिंह को दे दी। पानी का घूंट लेने के बाद दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि अज्ञात मूल के लोगों का ये समूह कर्मचारियों के परिवारों को इस्तीफा देने के लिए धमका रहा है। उन्होंने कर्मचारियों को प्राप्त धमकियों का सारांश तैयार किया और उन्हें एक फाइल में दर्ज कर लिया। रेयांश मेहता ने फाइल ली और उसके पन्ने दर पन्ने पलटे। जितना ज्यादा वो पढ़ता गया, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता गया। ये सचमुच जाती थी और हद पार कर गई थी। आम कर्मचारियों पर हमला करना एक घृणित कृत्य था। हालांकि रेयांश मेहता को एहसास हुआ कि केवल एक ही बल ऐसा कर सकता है, और उसने राहत महसूस की। ऐसी छायादार भूमिगत ताकतें केवल ऐसे छायादार तरीकों का उपयोग करने के ही लायक हैं। नैना सिंह ने अपनी नाजुक मुट्ठियां भींचते हुए कहा, और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कमर्शियल स्ट्रीट पर निर्माण स्थल पर भी समस्याएं हैं। फिर उसने निर्माण स्थल पर हुई उथल पुथल का जिक्र किया। प्रभारी व्यक्ति अब अस्पताल में था, कई लोग घायल हो गए थे और मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। शुरुआती अनुमान के अनुसार नुकसान लगभग 10 करोड़ था। रेयांश मेहता के हाव भाव अचानक बदल गए और उसकी आंखें स्थिर रहीं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर वे मेरे पीछे पड़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आम लोगों पर हमला करना तो बिल्कुल बेकार है। उसका दिल गुस्से से जल रहा था। इस मामले को तुरंत निपटाना जरूरी था, जरा भी देरी बड़े बदलाव ला सकती थी। नैना सिंह ने आगे कहा, मानव संसाधन विभाग को भी धमकी दी गई थी, लेकिन मैंने इसे दबा दिया और उन्हें इस्तीफा नहीं देने दिया। समूह में हर कोई अराजकता में है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। युवा स्वामी, आपको स्वयं आगे आकर उन्हें आश्वस्त करना होगा। ये केवल आप ही कर सकते हैं। रेयांश मेहता ने डेटा सहेजा, तुरंत खड़ा हुआ और तत्काल कहा, चलो अब कंपनी में वापस चलते हैं। वह चिंता से बच नहीं सकता था। अगर लोग सचमुच चले गए तो विशाल समूह एक खाली खोल बन जाएगा। दोबारा भर्ती करने में बहुत देर हो जाएगी और इस बीच होने वाला नुकसान अथाह होगा। नैना सिंह उनके पीछे पीछे चल रही थी और चलते चलते पूछ रही थी, युवा मास्टर, क्या आप जानते हैं कि यह कौन कर रहा है? अगर तुम्हें पता है तो दामा और अन्य लोगों को उनकी हत्या करने दो। नैना सिंह का चेहरा क्रूरता से भर गया। रेयांश मेहता मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपने पास रखना मेरे लिए ज्यादा मददगार होगा। मेरे पास उसे आज्ञाकारी बनाने का एक तरीका है। नवरंग प्रांत की सबसे बड़ी भूमिगत सेना का प्रमुख अशोक वर्मा नवरंग प्रांत में ड्रैगन हॉल का मोहरा था। रेयांश मेहता अशोक वर्मा की जीवन रेखा पर कब्जा जमाए हुए था और लंबे समय से उससे निपटना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पहले कदम उठाएगा।